Good evening, all of you. Good evening, sir. Good evening, sir. तो में से बहुत कम लोगों ने असाइनमेंट ट्राई किया तो करो ट्राई कम से कम। कुछ लोग तो करते ही नहीं कभी असाइनमेंट। ऐसे कैसे मार्क्स आएंगे तुम लोगों के? जिन्होंने असाइनमेंट ट्राई किया है, डाउट्स हैं उसमें कोई? यस, नो? Yes, sir. Yes, sir. ओके, तो जो भी तुम्हारे असाइनमेंट्स के डाउट्स हैं, आई विल टेक अप आफ्टर द क्लास. टुडे व्हाट वी आर डूइंग इज रिलेटिवली डिफिकल्ट टॉपिक. मतलब थोड़ा सा मुश्किल टॉपिक है, बिल्कुल ध्यान से समझना आपने इसको. यू नीड टू write couple of things, plus you need to have NCERT with you. बुकलेट नहीं चाहिए होगा आज की क्लास में, NCERT होनी चाहिए आपके पास. रख लो एक बार और थोड़ा सा कंसंट्रेट करके पढ़ना. आज की क्लास थोड़ी मुश्किल क्लास है. शुड वी स्टार्ट? सबको आवाज क्लियर आ रही है मेरी? Yes, sir. Yes, sir. ओके. और आज वेंसडे, फ्राइडे को तुम लोगों का टेस्ट होगा फर्स्ट 14 क्लासेस का. ठीक है, फ्राइडे यू हैव योर टेस्ट इन द ग्रुप इटसेल्फ, फर्स्ट 14 क्लासेस. देखो, there are two questions that we'll try and answer in today's class. First one is that you have CH3, CH2. एक सेकेंड दो मुझे, एक लास्ट एक जस्ट. तो में से मानसी किसका नाम है? बिकॉज आई डोंट रिकॉल एनी स्टूडेंट स्टडिंग विद दैट नेम. किसी और का नाम यूज करो. कैन यू हेयर मी, मानसी? देयर इज समबडी विद द नेम मानसी. अरे यस नो तो बोलो. If you're using somebody else's name, just let me know. I'll have to remove you from the room. Actually, if not answering, I have to remove you. मानसी बी लिखा हुआ है, किसका नाम, किसके, कौन कौन है ये? If you're not using your own name, I've told you many times. I think I have to remove you from the. Just use your proper name. It's as simple as that. If you don't know your name, you shouldn't be in class 12. देखो, तुम्हारे पास CH3, CH2, Br है या Cl है. तुम इसमें NaOH डालते हो, एक्वस. आप सबको सबसे पहली क्लास में सिखाया था NSR. इसका प्रोडक्ट क्या बनेगा? जल्दी बोलो. Yes, CH2H. OH. क्लोरो या ब्रोमो से हम अल्कोहल बना सकते हैं. ऑल ऑफ यू हैव डन दिस इन योर फर्स्ट क्लास. अब मैं एलिफेटिक की जगह, स्ट्रेट चेन की जगह मैंने एरोमेटिक लिया. एट रूम टेम्परेचर आई एम यूजिंग NaOH. There is no reaction. This is aliphatic. This is aromatic.
एलिफेटिक में इजिली NSR हो जाता है, एरोमेटिक में नहीं होगा। रूम टेम्परेचर पे NaOH डालोगे फिनोल नहीं बन जाएगा। यहाँ पे पूरी क्लास में हमने 2 क्वेश्चंस को आंसर करना है, एंड दिस इज अ डिफिकल्ट क्लास। अगर मैं बोल रहा हूँ मुश्किल है, कोई ना कोई रीजन होगा उसके पीछे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 1 नोट करो आज का। एक्सप्लेन वाई, बिल्कुल नीटली लिखना है, ये इंपॉर्टेंट नोट्स बनाना है इसके आपने। एक्सप्लेन वाई अराइल हैलाइड्स are less reactive than alkyl halides with respect to NSR. With respect to NSR, explain why aryl halides are less reactive than alkyl halides with respect to NSR. Mark this, very important. अब इसको अगर मैं बिल्कुल प्लेन सिंपल लैंग्वेज में बोलूं, ये क्वेश्चन का मतलब है बताओ रिंग वाले क्लोरो या ब्रोमो स्ट्रेट चेन वालों से कम रिएक्टिव क्यों है। अब हमेशा जब भी तुम बेंजीन का रिंग लेते हो, कौन सा एडिड फिनोमेना होता है उसके साथ? रेजोनेंस। अब एनसीईआरटी में आंसर उन्होंने दिया हुआ है, इसके 4 पॉइंट हैं, एंड द पॉइंट्स आर मेंशन्ड इन प्रायोरिटी ऑर्डर। अब ये क्वेश्चन अगर 1 नंबर का आता है तो 1 ही पॉइंट लिखना है, ये क्वेश्चन अगर 3 नंबर का आ रहा था तो सारे पॉइंट लिखने हैं। तो हम एक एक करके आंसर से डील कर रहे हैं। अब इसका आंसर जो है उसका फर्स्ट पॉइंट है, ए पॉइंट है, रेजोनेंस। अब रेजोनेंस में आपने क्या करना है, ये तुमने क्लोरोबेंजीन बनाया, you always draw the top double bond on your right side. Most people are right handers, तो राइट पे बनाना है उसको, टॉप डबल बॉन्ड। तुमने ऐसे बनाया, ये Cl है, इसके पास 3 लोन पेयर होते हैं, ये अपना इलेक्ट्रॉन रिंग को दे देगा ये पेयर, ये ब्रेक होके यहाँ आ जाएगा। कोई अगर ग्रुप रिंग को इलेक्ट्रॉन दे रहा, दैट इज कॉल्ड एज प्लस आर इफेक्ट। तो इसका जो सेकंड स्ट्रक्चर बनेगा दैट विल बी लाइक दिस, रिंग डबल बॉन्ड Cl, इस पे प्लस आ जाएगा क्योंकि इलेक्ट्रॉन दे रहा है। पहली बार नेगेटिव चार्ज आता है ऑर्थो पे, पढ़ा हुआ आपने, या है समझ जो पहला बनाया मैंने? Yes, sir. Yes, sir. Now electrons, resonance means electrons are not going to be localized on a single point, they are moving. ये अपने इलेक्ट्रॉन यहाँ दे रहा है, ये ब्रेक होके यहाँ आ जाएगा। ऑर्थो के बाद चार्ज कहाँ आता है? नेक्स्ट पॉइंट कौन सा पॉइंट होता है? पैरा। ऊपर कोई चेंज नहीं करना है तुमने। और जिसको रेजोनेंस ठीक तरह नहीं आता है, मैंने स्पेशली ग्रुप में वीडियो भेजा था 11th का रेजोनेंस का, प्लीज एक बार उसको देख लो। दिस इज वेरी बेसिक स्ट्रक्चर विच वी आर ड्राइंग ओवर हियर। ये अपने इलेक्ट्रॉन यहाँ देगा, ये ब्रेक होके यहाँ आएगा। फोर्थ स्ट्रक्चर में फिर से नेगेटिव ऑर्थो पे आ जाता है, ऊपर कोई चेंज नहीं करना है आपने, ऊपर सेम है। एंड द फाइनल स्ट्रक्चर ये यहाँ देगा, क्लोरीन अपने इलेक्ट्रॉन वापस खींच लेगा। तो फर्स्ट और फिफ्थ स्ट्रक्चर सेम होते हैं, सिर्फ अंदर के बॉन्ड्स चेंज हो जाते हैं उसमें। अब जो ये 5 स्ट्रक्चर तुम्हारे सामने है इस वक्त, इसमें से कौन कौन से स्ट्रक्चर में कार्बन और क्लोरीन के बीच में डबल बॉन्ड है? Second, third, Second, third, and fourth. सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ। अब तो मुझे सोच के आंसर करना, बुद्धू की तरह आंसर मत करना।
इनमें से क्लोरोबेंजीन कौन सा है? एक्चुअल क्लोरोबेंजीन कौन सा है इनमें से जो 5 मैंने बनाए हैं? क्या आंसर होगा? First and fifth. First. नन। तुम्हारा आंसर है नन। ये सब दोबारा समझो, रेजोनेंस इज अ वेरी फंडामेंटल कंसेप्ट एंड यू आर नॉट डन वेल इन 11th, दैट इज द प्रॉब्लम। ये जो ड्रॉ कर सकते हैं उनको बोलते हैं रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स। जो एक्चुअल मॉलिक्यूल है वो इन पांचों के बीच में है। हमें नहीं पता उसके इलेक्ट्रॉन कहाँ है, अगर हमें पता होता तो हम बना ही लेते, फिर रेजोनेंस क्यों पढ़ रहे होते? So the actual chlorobenzene is in between these 5 structures and we don't know, we cannot draw the exact structure of chlorobenzene. अब तुम ध्यान से सोचो, इसमें कार्बन और क्लोरीन के बीच में कौन सा बॉन्ड है? यहाँ पे सिंगल है। इसमें कौन सा बॉन्ड है? डबल। इसमें डबल, इसमें डबल, इसमें सिंगल। अब मैं क्या बोलूं, कार्बन और क्लोरीन के बीच में क्लोरोबेंजीन में सिंगल बॉन्ड होता है, डबल बॉन्ड होता है? क्या बोलूं, दिमाग लगाओ। तुम बोलोगे सिंगल और डबल के बीच में है कुछ, क्योंकि जो तुम ड्रॉ कर रहे हो वो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स हैं, एक्चुअल मॉलिक्यूल इनके बीच में है। सो कार्बन क्लोरीन in chlorobenzene it acquires partial double bond. Now can you tell me why I'm writing partial double bond rather than a full double bond? पूरा डबल बॉन्ड क्यों नहीं है, पार्शियल क्यों लिखा है यहाँ पे? Sir, because it is Because it is rotating between Because single the and actual double bond. molecule is in between single bond and double bond. अगर in between single bond and double bond I have no option but to write partial. ये लाइन नोट करो, इसको नोट करो, स्ट्रक्चर बनाने की जरूरत नहीं है, एनसीईआरटी में बने हुए। तुम ये लाइन जो मैंने लिखी है, CCl bond acquires partial double bond, so it becomes difficult to break CCl bond. उस बॉन्ड को तोड़ना मुश्किल हो जाता है। CCl acquires partial double bond, so it becomes difficult to break CCl bond. लिख लिया? Yes. अब यहां पे देखो, बिल्कुल ध्यान से देखना। इसमें रिएक्शन इसलिए हो रहा है क्योंकि यहाँ पे सिंगल बॉन्ड है, आसानी से टूट जाएगा। इसमें रिएक्शन नहीं हो रहा है क्योंकि यहाँ पे सिंगल बॉन्ड नहीं है, यहाँ पे पार्शियल डबल बॉन्ड बन गया। डबल बॉन्ड को तोड़ना क्या होता है, मुश्किल होता है। तो जो हमने क्वेश्चन लिखा है, बताओ क्लोरोबेंजीन कम रिएक्टिव क्यों है? तुम्हें पहला पॉइंट समझ आया, रेजोनेंस की वजह से इस कार्बन, जहाँ पे मैं डॉट लगा रहा हूँ, और इस क्लोरीन के बीच में पार्शियल डबल बॉन्ड क्रिएट हो जाएगा, जिसका टूटना क्या होगा, मुश्किल होगा, इसलिए वो नॉर्मल रिएक्शन नहीं देगा। आर यू गेटिंग दिस पॉइंट? आ रहा है समझ? Yes. Yes. फर्स्ट पॉइंट समझ आया सबको, रेजोनेंस वाला? Yes. ओके। और ये कौन सा इफेक्ट है, अगर कोई रिंग को इलेक्ट्रॉन देता है तो कौन सा इफेक्ट होता है? 10R। ठीक है। अब मैं सेकंड पॉइंट लिख रहा हूं यहाँ पे, उसके बाद हम एनसीईआरटी से चेक करते हैं। तुमने अगर कार्बन एटम का हाइब्रिडाइजेशन निकालना हो, उसका एक सिंपल शॉर्टकट होता है, नंबर ऑफ इट्स सिग्मा बॉन्ड्स। कार्बन के अगर 4 सिग्मा बॉन्ड है तो sp3 होगा, 3 सिग्मा बॉन्ड है तो sp2 होगा, 2 सिग्मा बॉन्ड है तो sp होगा। कार्बन की और कोई हाइब्रिडेशन नहीं होती, sp3 sp2 sp, उसके सिग्मा बॉन्ड काउंट कर लो, हाइब्रिडेशन आ जाती है। हमारा सेकंड पॉइंट है डिफरेंस इन हाइब्रिडाइजेशन। इसमें क्या हो रहा है, जिसको ये शॉर्टकट नहीं आता एक तो नोट कर लेना इसको, अगर शॉर्टकट नहीं पता ये पॉइंट तो नोट कर लो इसको। अब हमने लिया CH3 CH2Cl, इस कार्बन का कोई डबल बॉन्ड नहीं है, सारे सिंगल बॉन्ड है, सिग्मा बॉन्ड है। इसकी हाइब्रिडेशन है sp3। क्लोरोबेंजीन अगर मैं लेता हूं, क्लोरीन जिस कार्बन के साथ कनेक्टेड है,
इसका एक डबल बॉन्ड है, तो इस कार्बन की हाइब्रिडेशन है sp2। रिंग वाले कार्बन की हाइब्रिडेशन sp2 है, स्ट्रेट चेन वाले की sp3 है। s करेक्टर sp3, 4 ऑर्बिटल है, उसमें से एक s है, 4 में से अगर एक है तो s करेक्टर इसमें 25% है। इस केस में s करेक्टर कितना होगा? 3.3. 33.3%। समझ आता है सबको? अरे 3 ऑर्बिटल है, sp2 लिखा हुआ है, sp2 3 है टोटल, उसमें से एक s है तो कितने परसेंट हो जाएगा? 33.3% हो जाएगा। s करेक्टर कार्बन का अगर ज्यादा होता है तो कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होगी। एस करेक्टर अगर ज्यादा होगा तो कार्बन विल बी मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव। कार्बन अगर ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा तो क्लोरीन को इलेक्ट्रॉन खींचने नहीं देगा, क्लोरीन उससे दूर नहीं जा पाएगा। बॉन्ड लेंथ becomes shorter। अगर बॉन्ड लेंथ कम हो जाएगा, बॉन्ड छोटा हो जाएगा, तो बॉन्ड को तोड़ना क्या हो जाएगा? मुश्किल हो जाएगा। अब ट्राई टू थिंक दिस इन टर्म्स ऑफ कार्बन और क्लोरीन का क्लोरोबेंजीन में बॉन्ड तोड़ना मुश्किल है। एक ग्रुप ऑफ साइंटिस्ट कह रहा है रेजोनेंस की वजह से सिंगल बॉन्ड डबल में चेंज हो जाता है, पार्शियल डबल बॉन्ड, तो इसलिए उसको तोड़ना मुश्किल हो जाता है। एक ग्रुप कह रहा है नहीं, दोनों में हाइब्रिडाइजेशन अलग अलग है, जिसमें sp2 है उसमें s करेक्टर ज्यादा है, s सबशेल न्यूक्लियस के पास होता है, इसलिए बॉन्ड छोटा हो जाएगा। छोटा बॉन्ड होगा तो बॉन्ड तोड़ना मुश्किल हो जाएगा। दोनों एक ही बात बोल रहे हैं कि बॉन्ड छोटा हो जाएगा, एक रेजोनेंस की वजह से बोल रहा है और एक हाइब्रिडाइजेशन की। तुम्हें डिफरेंस समझ आ रहा है दोनों में? यू गेटिंग Yes. द डिफरेंस? अब इसको, ये सेकंड पॉइंट है, इतने पार्ट को ये नोट कर लो, ये आपने नोट करना। अब हम इसको एनसीईआरटी से पढ़ेंगे। हो गया नोट? Yes. अब देखो एनसीईआरटी निकाल लो। दिस शुड बी योर पेज नंबर 311। अगर तुम्हारा कोई भी और एडिशन है, हल्का सा भी पुराना एडिशन होगा अगर, तो 2-3 पेज पीछे होगा, 307 के आसपास होगा। टॉपिक जो होना चाहिए दैट शुड बी रिएक्शन ऑफ हेलो एरीन्स। दिस शुड बी योर टॉपिक। अब एनसीईआरटी में ये लाइन मार्क कर लो। अराइल हैलाइड्स आर एक्सट्रीमली, अराइल का मतलब होता है रिंग, आर एक्सट्रीमली लेस रिएक्टिव टुवर्ड्स न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस। एनसीईआरटी में फर्स्ट पॉइंट क्या लिखा उन्होंने? रेजोनेंस इफेक्ट। ये इलेक्ट्रॉन दे रहा है तो पहली बार नेगेटिव कहाँ आता है? सेकंड स्ट्रक्चर में देखो नेगेटिव कहाँ? ऑर्थो, फिर पैरा, फिर ऑर्थो। तुमने टोटल 5 स्ट्रक्चर बनाने हैं, जो फर्स्ट वाला है वो फिफ्थ में वही होता है, अंदर के बॉन्ड चेंज हो जाते हैं। पर बोर्ड एग्जाम में 4 नहीं बनाने, 5 बनाने। अब स्ट्रक्चर 2, 3, 4 देखो बुक में, उसमें कार्बन और क्लोरीन के बीच में कौन सा बॉन्ड है? डबल बॉन्ड है। नजर आ रहा है सबको? अब ये लाइन समझ आती है आपको? ये लाइन समझ आती है एनसीईआरटी की? CCl bond acquires a partial double bond character due to resonance। ये समझ आ रहा है सबको? अभी यही लिखा है तुम लोगों ने। एज अ रिजल्ट क्या होगा? द बॉन्ड क्लीवेज इन हेलोरीन्स इज डिफिकल्ट। उसका बॉन्ड तोड़ना मुश्किल हो जाएगा। देन हेलोएल्केन्स देयरफॉर दे आर लेस रिएक्टिव टुवर्ड्स न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। ये चारों लाइनें मार्क कर लो, और जहां क्लोरोबेंजीन के रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर बने हुए हैं उसके साइड पे लिख लो प्लस आर इफेक्ट। एनसीईआरटी में लिखो, जैसे मैंने यहाँ पे लिखा है, एनसीईआरटी में लिखो प्लस आर इफेक्ट। ये नोट कर लो वहां पे एनसीईआरटी में। ये 4 लाइनें पूरी क्लास में सबको समझ आती है, इनका मीनिंग क्लियर है सबको?
जल्दी यस नो करो। Yes, sir. Yes, sir. अब Yes, sir. सेकंड पॉइंट देखो, सेकंड पॉइंट सोचो, उन्होंने पॉइंट वाइड आंसर लिखा है, पॉइंट वाइज एक एक पॉइंट लिख रहे हैं, कितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होगा। सेकंड पॉइंट क्या लिखा है, डिफरेंस इन हाइब्रिडाइजेशन। बिल्कुल ऐसे बोर्ड के पेपर में करके आना है। रिंग वाला एक्स जो है sp2 है, जहां पे sp2 लिखा हुआ है उसके नीचे लिखो s करेक्टर 33.3%, जहां पे sp3 लिखा है एनसीईआरटी में उसके नीचे लिखो s करेक्टर 25%। अब ये लाइनें आपने मार्क करनी है। These 6 lines have to be marked. The sp2 hybridized carbon with greater s character is more electronegative and can hold the electron pair of CX bond more tightly than sp3 hybridized carbon in haloalkanes with less s character. Thus, CCl bond length in haloalkanes is 177 picometer, while in haloarenes it is 169 picometer. रिंग वाले में बॉन्ड लेंथ 169 है, याद करके जाना है बोर्ड एग्जाम में, और स्ट्रेट चेन वाले में 177 पिकोमीटर है। सिंस इट इज डिफिकल्ट टू ब्रेक अ शॉर्टर बॉन्ड देन अ लॉन्गर बॉन्ड, उसकी रिएक्टिविटी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। ये दोनों पॉइंट समझ आए हैं आप सबको, अभी तक क्लियर है? Yes. Yes, sir. एक नंबर का अगर क्वेश्चन आ जाए बोर्ड एग्जाम में तो तुमने सिर्फ रेजोनेंस लिखना है। 2 नंबर का आ जाए तो सेकंड पॉइंट भी लिखना है। अब 3 नंबर का आ जाएगा तो बाकी दोनों पॉइंट भी लिखने हैं। वो पेरिफेरल पॉइंट्स हैं, उनको पहले मत लिख देना। द पॉइंट्स आर गिवन इन प्रायोरिटी ऑर्डर। अब बाकी दोनों पॉइंट मैं एक्सप्लेन कर रहा हूं, यहाँ पे ध्यान देना। अब लास्ट क्लास में मैंने SN1 SN2 बताया था, तुम्हें कुछ समझ आया था उसमें? SN1 में क्या लिखवाया था उसके नीचे? 2 पॉइंट लिखवाए थे SN1 और SN2 के नीचे, लिखा था शॉर्ट कुछ। हाँ बोलो। SN2 में क्या लिखा था उसके नीचे? पेंटावेलेंट Pentavalent fight. फाइट। और SN1 में कार्बोकैटायन और Carbocation of ठीक है। अब ध्यान देना, ये बहुत इजी पॉइंट है। CH3 CH2 Cl। अब ये मैं जो लिख रहा हूँ इसका मतलब एलिफेटिक है, मतलब कोई भी ले लो, 3 कार्बन 4 कार्बन जितने मर्जी ले लो। इसमें हमने बहुत क्लियरली लास्ट क्लास में पढ़ा, इसमें SN1 भी होता है, SN2 भी होता है। दिस वी हैव डन। क्लोरोबेंजीन SN1 में पहले वो हेट्रोलिटिक फिशन होता है, पहले वो जाता है। क्लोरोबेंजीन में हेट्रोलिटिक फिशन अगर तुमने कर दिया ऐसे करके, हेट्रोलिटिक फिशन का मतलब कार्बोकैटायन बनना है, ये पॉजिटिव और Cl चला गया। SN1 में यही करते थे ना, सेल्फ आयनाइजेशन, तोड़ता था Cl चला जाता था, अब OH उस पर अटैक कर लेगा। अब ये कभी नहीं बनेगा। This is called phenyl cation. It is extremely unstable. This will not form. The implication is, in chlorobenzene, one route is permanently closed. 2 ऑप्शन होते हैं, SN1 SN2। इसमें SN1 permanently closed है, हो ही नहीं सकता, क्योंकि फिनाइल कटायन नहीं बनता है, इट इज एक्सट्रीमली अनस्टेबल। तो मैथमेटिकल प्रोबेबिलिटी रिएक्शन की कम होगी क्लोरोबेंजीन में। स्ट्रेट चेन में 2 रास्ते हो सकते हैं, रिंग में एक बंद हो गया, रिंग में सिर्फ एक ही रास्ता हो सकता है। अगर होगा रिएक्शन तो किससे होगा? SN2 फाइट वाला आके हटाएगा। याद आ रहा है ये पॉइंट? पढ़ा था, याद आ रहा है? इसको नोट कर लो, इतने पार्ट को नोट कर लो। स्ट्रेट चेन में both are possible, SN1 as SL2, with whereas in ring SN1 is ruled out. It is impossible कि उसमें SN1 हो ही नहीं सकता है, क्योंकि फिनाइल केटाइन कभी नहीं बनेगा। So the only way the reaction can occur is SN2. हो गया नोट? Yes, no? देखो ये थर्ड पॉइंट था। लास्ट पॉइंट एनसीईआरटी से पढ़ रहे हैं अभी हम। लास्ट पॉइंट, जो बेंजीन का रिंग होता है, इट इज इलेक्ट्रॉन रिच। 3 डबल बॉन्ड है, तुम जो नॉर्मली सर्कल बना देते हो, इट्स इलेक्ट्रॉन रिच। न्यूक्लियोफाइल
नेगेटिव है, वो भी इलेक्ट्रॉन रिच है, नेगेटिव रिपेल्स नेगेटिव, तो हम कह रहे हैं क्लोरोबेंजीन वगैरह में न्यूक्लियोफाइल रिंग तक पहुंचता ही नहीं है, रिंग इलेक्ट्रॉन रिच होता है, न्यूक्लियोफाइल भी इलेक्ट्रॉन रिच होता है, रिपेल हो जाता है, तो न्यूक्लियोफाइल के लिए रिंग पे अटैक करना थोड़ा सा मुश्किल होगा. And as I have already told you, third point and fourth point are peripheral points. The first point you have to write is resonance. The second one is the difference in hybridization of aliphatic and aromatic. अब ये दोनों पॉइंट हम एनसीईआरटी से पढ़ रहे हैं, पर तुम्हें समझ जरूर आने चाहिए. देखो, थर्ड पॉइंट, instability of phenyl cation. In the case of haloarenes, रिंग के केस में, the phenyl cation formed as a result of self ionization, जब वो ब्रेक होता है, heterolytic fission, will not be stabilized by resonance. ये लाइन को अंडरलाइन करो. Therefore SN1 mechanism is ruled out. इसका मतलब अगर रिंग में रिएक्शन होगा भी तो SN1 से नहीं हो सकता. किससे होगा वो रिएक्शन? SN2 से. ठीक है. लास्ट पॉइंट, because of the possible repulsion, it is less likely for electron rich nucleophile to approach electron rich arene. रिंग इलेक्ट्रॉन रिच होता है, न्यूक्लियोफाइल भी इलेक्ट्रॉन रिच होता है, तो ऑब्वियसली न्यूक्लियोफाइल को रिंग रिपेल करेगा, तो न्यूक्लियोफाइल के लिए रिंग पे अटैक करना क्या होगा? मुश्किल होगा. जो मैंने तुम्हें क्वेश्चन लिखवाया क्लास के स्टार्ट में, ये पूरे चैप्टर के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स में सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक था, लास्ट क्लास पढ़ा था, SN1 SN2, और ये टॉपिक अगर तुम आज वाला कर लेते तो 80% चैप्टर इज डन, और कुछ है ही नहीं, बाकी चैप्टर बहुत सिंपल है. इसमें ये क्वेश्चन के आंसर में 4 पॉइंट लिखने हैं. आप सबको समझ आया है या नहीं आया, ये बताओ मुझे. Yes, sir. ठीक है. पहले 2 पॉइंट एक ही चीज बोल रहे हैं. एक कह रहा है बॉन्ड छोटा हो जाएगा पार्शियल डबल बॉन्ड की वजह से, एक कह रहा है बॉन्ड छोटा हो जाएगा हाइब्रिडेशन की वजह से. पर बॉन्ड अगर छोटा हो जाएगा तो तोड़ना मुश्किल हो जाएगा, रिएक्टिविटी कम हो जाएगी. थर्ड पॉइंट कह रहा है SN1 हो ही नहीं सकता, फिनाइल कैटायन कभी बनेगा ही नहीं. और फोर्थ कह रहा है न्यूक्लियोफाइल रिंग पे अप्रोच करना है न्यूक्लियोफाइल के लिए मुश्किल होता है, क्योंकि रिंग भी इलेक्ट्रॉन रिच होता है. अब अगर कोई चीज कम रिएक्टिव है और तुम उसका रिएक्शन करना चाहते हो, तो यू हैव टू यूज ड्रास्टिक कंडीशंस, दैट इज हाई टेम्परेचर एंड हाई प्रेशर. तो ये रिएक्शन तुम कर सकते हो. अब नेक्स्ट इक्वेशन देखो एनसीईआरटी में, क्लोरो की जगह NaOH डाला, ये NaOH जहां मेरा कर्सर है, ये नॉर्मल टेम्परेचर पे नहीं होगा, 623 केल्विन लिया और 300 एटमॉस्फेयर आ रहा, फिनोल बन रहा है. कैन यू सी दिस? इस रिएक्शन के साइड पे लिखो, ये नेम रिएक्शन है, इंपॉर्टेंट भी है आपके सिलेबस के लिए. क्लोरोबेंजीन से फिनोल, फिनोल से बेंजीन, बेंजीन से टॉलिन, टॉलिन से कुछ भी, तो ये इंपॉर्टेंट रिएक्शन है. इस रिएक्शन का नाम लिख लो उसके साइड पे, डॉज प्रोसेस. क्लोरोबेंजीन से जो फिनोल बन रहा है एट अ टेम्परेचर ऑफ 623 केल्विन एट अ प्रेशर ऑफ अराउंड 300 एटमॉस्फेयर, दैट रिएक्शन, उसका नाम नोट कर लो, एनसीईआरटी में लिख लो, डॉज प्रोसेस. अब मुझे क्वेश्चन का बड़ा सिंपल सा आंसर देना है, इसका कॉम्प्लिकेट मत करना. मैं क्लोरोबेंजीन से फिनोल बनाता हूँ, बोर्ड एग्जाम में इक्वेशन तुम्हें देता हूँ और नीचे पूछता हूँ व्हाई डू यू नीड हाई टेम्परेचर एंड हाई प्रेशर, तो क्या आंसर होगा? व्हाई डू यू नीड हाई टेम्परेचर एंड हाई प्रेशर, फटाफट बोलो. नहीं, इससे बेटर बोलो. Why do you need high temperature and high pressure? The first line you have to say because it is less reactive, isn't it? आ रहा है समझ? Yes. और फिनोल, अब तुम पढ़ोगे फिनोल एसिडिक होता है, तो NaOH के प्रेजेंस में उसका सॉल्ट बन जाएगा, इसलिए सेकंड स्टेप में यहाँ पे H+ डाला हुआ है. अब why do you need high temperature and high pressure? Because it is less reactive. अब हमने क्या ऑब्जर्व किया, क्लोरोबेंजीन में मैं एक नाइट्रो लगा देता हूँ पैरा पे, ध्यान से देखो, प्रेशर चाहिए नहीं, टेम्परेचर भी कम हो गया, Cl हटके OH आ रहा है. तुमने 2 नाइट्रो लगा दिए और एक ऑर्थो पे एक पैरा पे, टेम्परेचर और कम हो गया. नेक्स्ट पेज पे देखो, तुमने 3 नाइट्रो लगा दिए, दोनों ऑर्थो और एक पैरा पे, वाटर डाला, रिएक्शन हो गया. तो नाइट्रो क्लोरोबेंजीन की रिएक्टिविटी इंक्रीज कर रहा है. वुड यू एग्री विद दिस? When there was no nitro, what was the temperature and pressure? 623 and 300.
As soon as you put one nitro, the pressure was not required and the temperature dropped to 443. One more nitro, 368. 3 nitros, you put water, the reaction will happen. So can we say that nitro is helping in this reaction? Yes, no? Sir. Yes, sir. Yes, sir. ठीक है, लिखो एक क्वेश्चन लिखो. ये सेकंड क्वेश्चन है क्लास का. If we answer this question properly, the class is over. The 2 questions that can come in board exams. Second question लिखो. Explain why presence of NO2 group at ortho and para positions of chlorobenzene can facilitate NSR. Explain why presence of NO2 group at ortho and para position of chlorobenzene can facilitate NSR. Facilitate का मतलब होता है किसी चीज को इजी कर देना या हेल्प कर देना. नाइट्रो लगाने से रिएक्शन आसान हो रहा है. तुम एग्री करोगे वो डेटा देख के कि नाइट्रो लगाने से रिएक्शन आसान हो रहा है? Yes, sir. We have to explain why. ये थोड़ा सा पिछले वाले से ज्यादा मुश्किल है इसका आंसर. I will try my best that you people understand. थोड़ा फोकस करना. ये बहुत इजी पार्ट नहीं है केमिस्ट्री का जो तुम पढ़ रहे हो. अब क्लोरोबेंजीन में अगर रिएक्शन हो रहा है, SN1 से हो रहा होगा, SN2 से हो रहा होगा? SN2. SN2. SN1 से क्यों नहीं हो सकता? Because carbocation is less Sir, than phenyl. क्योंकि उसका फिनाइल कैटायन बनेगा नहीं, तो SN2 से होगा. SN2 में आके हटाता है. याद है फाइट वाला था SN2, फाइट वाला. ठीक है, अब ध्यान देना. ये मैंने लिया है यहाँ पे क्लोरोबेंजीन. बिल्कुल आराम से देखना, पहले समझना है इसको. टॉप डबल बॉन्ड शुड बी ऑन योर राइट साइड. इसकी पोलैरिटी ये होगी, क्लोरीन पे हल्का सा नेगेटिव, कार्बन पे हल्का सा पॉजिटिव, पर ये मॉलिक्यूल इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल है. इस पे कोई चार्ज नहीं है. ओवरऑल मॉलिक्यूल इज इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल, और उसके अंदर ही क्लोरीन की ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वजह से हल्का सा नेगेटिव है, कार्बन हल्का सा पॉजिटिव है. अब ये OH अटैक करने आया है. OH कार्बन पे यहां पे अटैक करेगा. जैसे ही OH यहाँ पे अपने इलेक्ट्रॉन यूज करके बॉन्ड बनाएगा, ये डबल बॉन्ड ब्रेक होके यहाँ जाएगा. तो रेजोनेंस में पहली बार नेगेटिव चार्ज किस पॉइंट पे आता है? ऑर्थो पे. पढ़ा हुआ आपने? Yes. देखो ध्यान से देखो. रिंग, Cl, OH ने यहाँ अटैक किया. तुम इसको नेगेटिव कैसे आएगा? जो दिमाग में अपनी चीज रखनी है वो ये है, क्लोरोबेंजीन एक इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल मॉलिक्यूल है. ये इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल चीज है. इस पे एक नेगेटिव आके हिट कर रहा है. कॉमन सेंस लगाओ. एक न्यूट्रल चीज पे अगर नेगेटिव अटैक करेगा, कहीं ना कहीं नेगेटिव तो आएगा. न्यूट्रल प्लस नेगेटिव विल गिव यू नेगेटिव. तो एग्जैक्टली वही हो रहा है. क्लोरोबेंजीन इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल था, OH नेगेटिव ने उस पर अटैक किया, तो पहली बार नेगेटिव चार्ज कहाँ आया? ऑर्थो पे. रेजोनेंस हो रहा है इसमें. तो ये अब यहां गया, ये ब्रेक होके यहाँ आया. सेकेंड टाइम नेगेटिव कहाँ पहुंचता है? ऑर्थो के बाद कहाँ आता है? मैं एग्जैक्टली वही स्ट्रक्चर्स बना रहा हूँ. अब ध्यान से देखो.
कोई ऊपर चेंज नहीं करना तुमने पैरा। ये यहां देगा इलेक्ट्रॉन, ये ब्रेक होके यहां आएगा। थर्ड टाइम फिर से नेगेटिव ऑर्थो पे, पहले नेगेटिव ऑर्थो फिर पैरा फिर ऑर्थो। अब इसका अगर तुम हाइब्रिड, एनसीईआरटी में बना हुआ है इसलिए मैं बना रहा हूँ यहाँ पे हाइब्रिड, तो तुम कह रहे हो रिंग के ऊपर Cl भी लगा हुआ है, OH भी लगा हुआ है, और नेगेटिव यहाँ बीच में फैल रहा है। अब इसमें जो लास्ट स्ट्रक्चर है, आई टेक दैट लास्ट वन, रिंग, लास्ट वाला लिया मैंने Cl OH, यहाँ पे नेगेटिव, ये लास्ट स्ट्रक्चर ये लिया था हमने। अब इसमें क्या हो रहा है ध्यान से देखो, यहाँ इलेक्ट्रॉन देगा, ये निकल जाएगा, आया Cl, आया OH था, जब जाने की बारी आएगी तो Cl चला जाएगा, क्या बनेगा, रिंग, यहां डबल OH, और निकल का गया Cl। OH आया, हरनब एक सेकेंड मुझे, OH आया, नेगेटिव चार्ज आ जाएगा उस पर, ऑर्थो पैरा ऑर्थो पे, उसका हाइब्रिड ड्रॉ करना है तुम्हारी ऑप्शन है। पर इसमें से जो लास्ट वाला था ये वाला, ये मैंने यहाँ पे बनाया, जब ये अपने इलेक्ट्रॉन वापस रिंग को करेगा, आया OH था, जाएगा Cl, सब्स्टिट्यूशन हो गया। अब इसमें पिछली क्लास याद करो, SN2 में तुमने पढ़ा था ट्रांजिशन स्टेट, पेंटावेलेंट लिखवाया था, याद आ रहा है? Yes. ये भी SN2 है, बिल्कुल अलग है। इसमें कार्बन पे यहाँ पे नेगेटिव है, नेगेटिव, कार्बन पे नेगेटिव हो तो क्या बुलाते हैं उसको, कार्बा अनायन। इसमें SN2 में कार्बा अनायन बनता है, कार्बा अनायन। अब इमेजिन करो जो इंटरमीडिएटरी है वो कार्बा अनायन है, कार्बन पे नेगेटिव है, स्ट्रॉन्गेस्ट इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप NO2 होता है, स्ट्रॉन्गेस्ट इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप। अगर मैंने यहां पे NO2 लगा दूं मैं इस पॉइंट पे, ऑर्थो पे या पैरा पे, जब नेगेटिव यहां आएगा NO2 ये नेगेटिव चार्ज खींच लेगा, चार्ज को फैला देगा, डिस्पर्शन ऑफ चार्ज लीड्स टू ग्रेटर स्टेबिलिटी। तो नाइट्रो का फायदा ऑर्थो पैरा पे क्यों होगा, मेटा पे क्यों नहीं होगा, दिमाग लगाओ, नाइट्रो का फायदा इन 3 पॉइंट्स पे क्यों होगा, नेगेटिव चार्ज, क्योंकि इन तीनों पे नेगेटिव आ रहा है। अगर नाइट्रो यहाँ लगा होगा तो नेगेटिव चार्ज को खींच के फैला देगा, डिस्पर्शन ऑफ चार्ज लीड्स टू ग्रेटर स्टेबिलिटी, नाइट्रो इंटरमीडिएटरी को स्टेबल कर देगा। अब मैं तुम्हें एग्जांपल दे रहा हूं, ध्यान से समझना इस पॉइंट को, आंसर लिखवा रहा हूं मैं तुम्हें, ध्यान से देखो। अब यहाँ पे एनसीईआरटी में पहली बार यहाँ पे जहां मेरा कर्सर है, नाइट्रो किस पे लगाया उन्होंने, कौन से पॉइंट पे लगा हुआ है ये, पहली बार पैरा। सेकंड टाइम 2 नाइट्रो लगाए हैं, कौन कौन से पॉइंट पे लगे हुए हैं, एक ऑर्थो पे है और एक किस पे है, पैरा पे। बताओ मेटा पे क्यों नहीं लगाया उन्होंने, दिमाग लगाओ, मेटा पे क्यों नहीं लगाओ, मेटा पे क्योंकि चार्ज वहाँ पे नहीं, negative चार्ज charge कहाँ है। आता है, सिर्फ ऑर्थो या पैरा पे। थर्ड टाइम नाइट्रो कहाँ लगा हुआ, दोनों ऑर्थो और एक पैरा पे, रिएक्शन फटाफट हो गए। नाइट्रो का मेटा पे फायदा क्यों नहीं होता, कैन यू टेल मी, दिमाग लगाओ, नेगेटिव चार्ज, लिखोगे क्या बोर्ड एग्जाम में, नाइट्रो का मेटा सर पे इंडक्टिव इफेक्ट नहीं होता, नहीं, नाइट्रो मेटा पे चार्ज नहीं आता है, बिकॉज मेटा पे कार्बा अनायन नहीं बन रहा है। नाइट्रो कार्बा अनायन को स्टेबलाइज करता है बाय पुलिंग द इलेक्ट्रॉन्स ऑफ कार्बन आयन एंड डिस्पर्सिंग द नेगेटिव चार्ज। पर मेटा पे कार्बन आयन नहीं बनता, कार्बन आयन कौन से पॉइंट्स पे बन रहा है, ऑर्थो पे या पैरा पे। तो नाइट्रो का फायदा कहाँ होगा, ऑर्थो पे या पैरा पे, ठीक है। अब एक बार, आई डोंट नीड द आंसर फ्रॉम यू पीपल, डू यू अंडरस्टैंड दिस क्वेश्चन, जस्ट टेल मी दैट। सर मुझे सर लास्ट पार्ट से डाउट था, तभी मैंने हैंड रेज किया था। वेट कर लो, मैं टॉपिक, जब लास्ट का मतलब है जब मैंने खत्म कर दिया, मैंने अभी चल रहा है टॉपिक तो मैं कैसे बताऊं बीच में, मैंने पढ़ाना बंद ही नहीं किया, अभी पढ़ाने दो मुझे पहले टॉपिक। पढ़ो ये क्वेश्चन,
क्वेश्चन समझ आता है? Yes. Yes. दोबारा समझो बिल्कुल स्टार्ट से, तुम बात जब तक समझ नहीं आएगी कोई पॉइंट नहीं है उसका। क्लोरोबेंजीन इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल है, उस पे OH माइनस ने अटैक किया, न्यूट्रल पे नेगेटिव अटैक करेगा, कहीं ना कहीं नेगेटिव आएगा। पहली बार नेगेटिव आता है ऑर्थो पे, तुम्हारे सामने बना हुआ है, फिर पैरा पे, फिर ऑर्थो पे। कार्बन पे अगर नेगेटिव आता है उसको कार्बन आयन बुलाते हैं। अगर वो स्टेबलाइज हो जाए, अगर रास्ता स्मूथ हो जाए तो जर्नी इजी हो जाती है। कार्बन आयन, कार्बोकटायन, ये सब इंटरमीडिएटरीज हैं। नाइट्रो लगाने से कार्बा अनायन कैसे स्टेबलाइज होता है? नाइट्रो सबसे अच्छा इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है। जैसे ही कार्बन आयन पे नेगेटिव आएगा, नाइट्रो अपनी तरफ नेगेटिव को खींच लेगा, चार्ज को फैला देगा। दैट इज कॉल्ड डिस्पर्शन ऑफ चार्ज। डिस्पर्शन ऑफ चार्ज लीड्स टू ग्रेटर स्टेबिलिटी। बट यू नीड टू अंडरस्टैंड nitro will not be that beneficial at meta, because meta there is no negative charge on meta, so nitro will be pretty useless at that position. Nitro will only be effective at ortho and para. अब जो ये मैंने क्वेश्चन लिखवाया है, ये क्वेश्चन, इसका मैं तुम्हें आंसर लिखवा रहा हूं। पहले तुम वो आंसर लिखो, आंसर लिखो पहले, फिर हम डिस्कस करते हैं। लिखो, explain why presence of NO2 group at ortho and para position of chlorobenzene can facilitate NSR. मार्क कर लो, वेरी 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 इंपॉर्टेंट। और इसका आंसर लिखो। NO2 being electron withdrawing group, NO2 being electron withdrawing group, stabilizes carbanion. NO2 being electron withdrawing group stabilizes carbanion by dispersal of negative charge. By dispersal of negative charge. लिख लिया यहां तक? Yes. नेक्स्ट लाइन में लिखो, since negative charge is only present at ortho and para positions, since negative charge is only present at ortho and para positions, nitro is effective. Nitro is effective only at these positions. Nitro is effective only at these positions. अरे नेगेटिव ऑर्थो पैरा पे आएगा तो नाइट्रो का फायदा भी कहां पे होगा? जब कहां लगा होगा? ऑर्थो या पैरा पे। आया, समझ आया? Sir, can you Yes, repeat sir. the first line again, please? NO2 being electron withdrawing group stabilizes carbanion by dispersal of negative charge. Since negative charge is only present at ortho and para positions, nitro is more effective, or you can say nitro is only effective at these positions. किसी ने प्रॉपर्ली लिखा है? कैन यू रिपीट दिस वंस? Yes. वंश, तेरी आवाज थोड़ी कम आती है, चल बोल। NO2 being electron withdrawing group stabilizes carbanion by dispersal of negative charge. Since negative charge is only present at ortho and para positions, so nitro is only effective at these positions. So nitro is only effective at these positions. सबको ये कंसेप्ट समझ आया? जल्दी यस नो करो। Yes, sir. Yes. किसका था? हरना, तुझे समझ आया? Yes sir, अब आ गया, रिपीट करना तो आ गया। अब मेरी बात ध्यान से सुनो। जो ये तुम ये सारे स्ट्रक्चर देख रहे हो, मैं तुम्हें शीट भेजूंगा ऑब्वियसली क्लास के बाद, यू विल गेट द शीट। इसको बिल्कुल नीटली 2 बार बनाना है आपने, एक बार नहीं। एक बार देख के बनाना है और एक बार बिना देखे बनाना है। बिल्कुल नीटली ड्रॉ करना है इसको, ठीक है? अब तुम एक चीज चेक करो, इसमें OH, पहला वाला OH, ये OH इस कार्बन पे हिट कर रहा है। सबको समझ आता है जहां मैंने हिट कर रहा है ये? ठीक है? एनसीईआरटी में स्ट्रक्चर कितना कंफ्यूज करके दिए हुए हैं, एक बार देखो इनको।
ये स्ट्रक्चर्स कोई अगर किसी को दिखा दो वो साइंस भी नहीं लेगा बच्चा, इतने मुश्किल स्ट्रक्चर देखते हैं। अब तुमने कैसे याद करना है इनको, मैं बड़ा सिंपल तरीका बता रहा हूँ। अब ये देखने में मुश्किल है पर कुछ भी नहीं है। पहले वाले में यहाँ पे जहां मेरा कर्सर है, नाइट्रो कौन सी जगह, पैरा लिखा हुआ, पैरा पे लगा हुआ नाइट्रो, Yes. कैन यू सी? अब तुम पैरा पे ये काट दो इसको, ये सोचो नाइट्रो नहीं लगा हुआ, छोड़ दो इसको, नाइट्रो को हटा दो, इमेजिनरी नाइट्रो को हटा दो यहाँ से। ये OH इस कार्बन पे अटैक कर रहा है, ये ब्रेक हो गया तो पहली बार नेगेटिव ऑर्थो पे आएगा। नाइट्रो यहाँ लगा हुआ है, देखो कुछ नहीं कर रहा, लगा हुआ है ब्रैकेट के अंदर, पहली बार नेगेटिव ऑर्थो पे, फिर नेगेटिव पैरा पे, फिर नेगेटिव ऑर्थो पे। ये नाइट्रो यहाँ पे लगा के रखा उन्होंने, ऑर्नामेंटेशन है। वो कैसे इलेक्ट्रॉन खींच रहा है वो तुम्हारे कोर्स में नहीं है। ये उसका हाइब्रिड है जहां मेरा कर्सर है इस वक्त, नीचे नाइट्रो लगा हुआ है। बस तुम 6 के 6 पॉइंट पे देखो जहां मेरा कर्सर अब जा रहा है, हर जगह नाइट्रो लगा हुआ है, कुछ कर नहीं रहा है, वो पैरा पे लगा के छोड़ दिया है। फाइनली OH लगा रह गया, क्या चला गया, Cl। अब उन्होंने दोबारा क्या किया, अब उन्होंने नाइट्रो को ऑर्थो पे लगाया, ऑर्थो आइसोमर लिखा। OH वहीं अटैक कर रहा है, ये ब्रेक हो गया। पहली बार नेगेटिव कहाँ था, ऑर्थो, फिर पैरा, फिर ऑर्थो, नीचे उसका हाइब्रिड बनाया, नाइट्रो को वहां सजाया उन्होंने, कुछ नहीं कर रहा है वो। और फिर फास्ट स्टेप में Cl चला गया, OH लगा हुआ है वहां पे। फिर उन्होंने नाइट्रो को मेटा पे लगाया, ये मेटा पे नजर आ रहा है सबको? तुम्हें स्ट्रक्चर समझ आ रहा है क्या किया हुआ उन्होंने? Yes, sir. Yes. Yes, sir. हमने क्या Yes, किया sir. है, जस्ट ट्राई एंड अंडरस्टैंड। फॉर योर बोर्ड एग्जाम्स यू हैव टू ड्रॉ अ प्लेन वनीला स्ट्रक्चर, कहीं नाइट्रो नहीं लगाना। ये बनाया हमने, इससे हम पूरी बात किसी को समझा सकते हैं कि नेगेटिव ऑर्थो पैरा पे आ रहा है, यहाँ नाइट्रो लगाओगे तो फायदा होगा। अगर वो बोले नहीं स्ट्रक्चर बना के दिखा दो, पैरा पे लगा दो नीचे नाइट्रो यहाँ पे। अब मैं यहाँ पे अगर यहाँ नाइट्रो होगा मेरे, इमेजिन करो यहाँ नाइट्रो है तो यहाँ भी होगा, नेक्स्ट वाले पे भी होगा, यहाँ भी होगा, यहाँ भी होगा, लगा दूंगा नाइट्रो। पर मुझे फॉर द टाइम बीइंग आई हैव टू डू अ प्लेन वनीला स्ट्रक्चर, आई डोंट हैव टू पुट अ नाइट्रो। When I teach this topic, one of the most common questions that I'm asked in class is कि नाइट्रो का फायदा ऑर्थो पैरा पे होता है, तो बताओ उन्होंने ये मेटा वाला क्यों बनाया? मुझे नहीं पता, मैंने किताब नहीं छापी है। मेरे हिसाब से ये सारे ही नहीं बनाने चाहिए थे। They should have just made a plain structure and then they should have written कि इस प्लेन स्ट्रक्चर में नेगेटिव ऑर्थो पैरा पे आ रहा है, तो नाइट्रो अगर आप ऑर्थो और पैरा पे लगाओगे तो आपको फायदा होगा ड्यू टू डिस्पर्शन ऑफ चार्ज। ये स्ट्रक्चर्स बोर्ड के पेपर में नहीं बना के आने। आप लोगों को समझ आती है बात? ये पॉइंट क्लियर है सबको? Yes, sir. Yes, sir. ठीक है, दे आर कंफ्यूजिंग यू अननेसेसरी, दिस इज एब्सोल्युटली अननेसेसरी स्ट्रक्चर्स। मेटा तो वैसी कोई सेंस नहीं है उसकी, कोई भी स्ट्रक्चर तुम प्लेन स्ट्रक्चर बनाओगे, ठीक है, मैं भी तुम्हें टाइम दे रहा हूँ बनाने के लिए, बट बिफोर दैट आई विल जस्ट रिपीट व्हाट वी हैव डन। अब ध्यान से समझो, क्लास का लॉजिक समझने की कोशिश करो। क्लास हमने कैसे शुरू की? हम कहते हैं कि रिंग वाले कम रिएक्टिव होते हैं। अराइल वर्ड रिंग के लिए लगता है, हैलाइड हैलोजेंस के लिए। तो अराइल हैलाइड्स आर एक्सट्रीमली लेस रिएक्टिव टुवर्ड्स न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। कोई चीज कम रिएक्टिव है, कोई ना कोई उसका वैलिड रीजन होना चाहिए। व्हाट इज द रीजन? द प्राइम रीजन इज रेजोनेंस। व्हाट रेजोनेंस डज ड्यू टू प्लस आर इफेक्ट, इसके साइड पे तुमने प्लस आर लिखा होना चाहिए यहाँ पे। कार्बन और क्लोरीन के बीच में डबल बॉन्ड बन जाएगा, पार्शियल डबल बॉन्ड, उसको तोड़ना मुश्किल होगा तो रिएक्टिविटी कम होगी। वेरी वैलिड रीजन। देन यू से देयर कैन बी अनदर रीजन, देयर इज अ डिफरेंस इन हाइब्रिडाइजेशन ऑफ कार्बन। जो रिंग वाला कार्बन है वो sp2 होता है, उसमें एस करेक्टर 33.3% होता है, स्ट्रेट चेन में 25% होता है। एस करेक्टर ज्यादा होगा, कार्बन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा, कार्बन से इलेक्ट्रॉन खींचना मुश्किल होगा, बॉन्ड छोटा हो जाएगा। ये बॉन्ड लेंथ याद करके जानी है बोर्ड के पेपर में। 169 होती है रिंग वाले में, क्लोरो में, और स्ट्रेट चेन में 177 होती है। छोटा बॉन्ड तोड़ना मुश्किल होता है। थर्ड पॉइंट, रिंग का फिनाइल कटायन नहीं बन सकता, तो रिंग में SN1 इज रूल्ड आउट। सिर्फ रिएक्शन होगा तो किससे होगा? SN2 से। जो अभी मैंने मैकेनिज्म लिखा, आई डिड दैट विद SN2, देयर वाज अ फाइट, OH आके Cl को हटा रहा था। बट इस SN2 में, रिंग वाले SN2 में ट्रांजिशन स्टेट नहीं होता है, इसमें कार्बा अनायन बनता है। लास्ट, रिंग इलेक्ट्रॉन रिच होता है तो न्यूक्लियोफाइल के लिए आना मुश्किल है। 4 पॉइंट तुमने याद करने हैं। अब ये कम रिएक्टिव है, इनर्ट नहीं है। रिएक्शन अगर कोई चीज कम रिएक्टिव है, यू नीड हाई टेम्परेचर एंड हाई प्रेशर। ये इक्वेशन किसी ना किसी फॉर्म में पेपर में आ ही जाता है घूम फिर के। इसका नाम है डॉज प्रोसेस, लिख लेना एनसीईआरटी में उसके साइड पे। अब डॉज प्रोसेस से क्लोरो से फिनॉल बन रहा है, तुम एक नाइट्रो लगा दो सिर्फ, आसान हो जाता है। 2 लगा दो और आसान हो जाता है। और ये
चांस नहीं है कि उन्होंने ऑर्थो और पैरा पे लगाए हैं, इंटेंशनली लगाए हैं उन्होंने, दिस इज देयर इंटेंशन टू टेल यू। अब उन्होंने 3 लगाए हैं तो दोनों ऑर्थो और एक पैरा पे। एक बार ये लाइनें पढ़ो, इतनी लाइनें पढ़ो जरा, 3 लाइनें जो मैंने हाईलाइट की, एक बार रीड करो इनको। The effect is pronounced when NO2 group is introduced at ortho and para positions. However, no effect on reactivity of halogenes is observed by presence of electron withdrawing group at meta position. इसके आगे y लगा दूं तो बोर्ड एग्जाम का क्वेश्चन बन सकता है, क्या आंसर लिखोगे? So because of formation of बिकॉज carbon कार्बन आयन कहाँ बनता है? ortho and para. तो नाइट्रो लगाने का फायदा कहाँ होगा? ऑर्थो और Para. पैरा। para. ठीक है, अब ये स्ट्रक्चर्स तुम लोगों को ब्रॉडली समझ आ गए। इसको 2 बार बनाना है, मेरी बात सुनो, एक बार नहीं बनाना है, सुस्ती नहीं करनी है, यू हैव टू मेक इट ट्वाइस। दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एंड टुडेज क्लास इज अ वेरी डिफिकल्ट क्लास। दिस इज नॉट अ सिंपल क्लास कि एक असेंड हो गया डिसेंड हो गया, उससे मुश्किल क्लास है ये। स्ट्रक्चर्स ड्रॉ करने हैं, एरोस प्रॉपर्ली डिपिक्ट करने हैं, देन यू गेट मार्क्स। अब ये क्वेश्चन का एक बार आंसर पढ़ लो। क्वेश्चन तुम्हें अब मुझे लगता है कि समझ आ गया होगा। कैन यू थिंक व्हाई NO2 ग्रुप shows its effect only at ortho and para position and not at meta position? ब्रॉडली तो समझ आ गया सबको। एक बार उनका आंसर पढ़ लो, और यहाँ पे उन्होंने लिखा है कार्बन आयन, अगर तुम देखोगे तो एक बार ये पढ़ो जल्दी से। यू हैव 2 minutes with you, just read this, if you have any doubts I'll tell you. इस क्वेश्चन का जो मैंने आप लोगों को आंसर लिखवाया वो समझ आया आप लोगों को? Yes, sir. Yes. लैंग्वेज क्लियर है सबको? नाइट्रो बीइंग इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप स्टेबलाइजेस कार्बा anion intermediary by dispersion of negative charge. Since negative charge is only present at ortho and para, nitro will be more effective at ortho and para position. Exactly तुम वही लिख के आ सकते हो, that is perfect। उसमें कोई तुम्हें, इनकी लैंग्वेज ऑब्वियसली एनसीईआरटी की थोड़ी सी मुश्किल होती है, ठीक है। अब अगली क्लास से हम ये करेंगे इलेक्ट्रोफिलिक्स, अब ये थोड़ा इजी टॉपिक है। अब चैप्टर में कुछ सब्सटेंस नहीं बचा, जो भी चैप्टर में रह गया दैट इज वेरी वेरी सिंपल। नेक्स्ट क्लास लिख लो इसको कहीं पे, नेक्स्ट क्लास फ्राइडे, फर्स्ट 14 क्लासेस का टेस्ट है। फर्स्ट 14 क्लासेस ऐप पे तुम जाके देख सकते हो। आई थिंक कार्बोक्सिलिक एसिड की एसिडिटी प्लस एसिड डेरिवेटिव। अब 2 ऑप्शन है तुम लोगों के पास, एक कि तुम किसी भी बहाने से टेस्ट ना दो, बोलो मेरा इंटरनेट काम नहीं कर रहा था, कोई भी दुख भरी कहानी सुना दो, दैट्स वेरी क्लियर ऑप्शन। एंड द सेकंड ऑप्शन इज दैट यू स्टडी हार्ड एंड गिव द टेस्ट। चूज दैट ऑप्शन विच यू थिंक विल हेल्प यू इन योर फ्यूचर। आई डोंट हैव एनी कमेंट्स। जैसे मैं टेस्ट बोलता हूँ, लॉट ऑफ स्टूडेंट्स हैव प्रॉब्लम एंड दैट इज जस्ट टेलिंग मी देयर लेजीनेस। कुछ कहेंगे मैंने एक सारी क्लासेस की नहीं है, कितनी भी की हैं, 2 क्लास भी पढ़ी होंगी, टेस्ट दो। टेस्ट देने से आज तक किसी को कभी चोट नहीं लगी होगी। तुम्हारे मार्क्स कम आएंगे ज्यादा आएंगे, आई विल नेवर स्कोल्ड यू फॉर योर मार्क्स। इफ यू आर नॉट गेटिंग गुड मार्क्स दैट मीन्स आई एम नॉट टीचिंग यू वेल। तो तुम्हारी अप्रोच है, तुम बहाना मार सकते हो, मुझे पता नहीं चलेगा, आई कैन नॉट वेरीफाई ईच एंड एवरी स्टूडेंट कि उसका इंटरनेट काम कर रहा है कि नहीं कर रहा, बट आई एक्सपेक्ट सम ऑनेस्टी फ्रॉम यू। तो अगर टेस्ट है, you study for at least 3 to 4 hours and give the test properly. All the 14 classes are on the app. जो मैंने तुम्हें असाइनमेंट दिया था, मेरे हिसाब से आई शुड नॉट टेल यू द आंसर्स, तुम्हें खुद निकालने चाहिए अगर तुम रिवाइज करोगे। बट फिर भी अगर किसी के उसमें डाउट है मेरे से पूछ लो, यू हैव, जल्दी से पूछ लो, कोई भी डाउट है उसमें तो बोलो, क्योंकि 6 बच्चों ने भेजा मुझे असाइनमेंट कंप्लीट करके बस तुम्हारे बैच में, बाकी को लेना देना नहीं है उनको। असाइनमेंट का जो फर्स्ट क्वेश्चन था उसमें एसीटोन बनेगा, जो ऊपर वाला टॉप मोस्ट है, एसीटोन बनेगा और उसमें डाइल्यूट NaH डालोगे तो एल्डोल हो जाएगा। बोलो और कोई डाउट है इसमें? तो एक रिएक्शन तुमने नहीं पढ़ा, सिर्फ NaI एसीटोन लिखा होगा एक पे, वो उसमें आइडो बन जाता है। फिंकलस्टीन रिएक्शन है, वो हमने शायद नेक्स्ट क्लास में करना है।
बारिंग दैट आई थिंक ऑल द रिएक्शंस यू शुड हैव गॉट। अब किसी का कोई डाउट है इसमें, बोलो। हु इज रेज योर हैंड? सर फ्राइडे को ऑफलाइन बैच में टेस्ट। सब में, हर फ्राइडे को हर बैच में टेस्ट है, फर्स्ट 14 क्लासेस। ओके ठीक है। असाइनमेंट में और कोई डाउट पूछना है किसी ने? और ये स्ट्रक्चर्स मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूं, ये कॉपी में बनाने हैं आप लोगों ने, इसको ऐसे मत छोड़ देना। मैं शीट भेज रहा हूं अभी, ये शीट से देख के प्रॉपर कॉपी में 2 बार बनाना है इसको तुमने। बोलो अर्नूट। Sir, I had some doubts in the third assignment. थर्ड इसका second, क्वेश्चन बोल दे, मैं Yes, जल्दी sir. हो जाएगा, मैं असाइनमेंट निकालना। थर्ड वाला में 1 सेकंड रुक। sir, second question था इसका just end वाला part नहीं आया। when CH3, CH2, CHO में CH3 NH2 ऐड करते हैं। ये अमोनिया डेरिवेटिव है, अमोनिया डेरिवेटिव। NH2 लगा हुआ है, प्राइमरी अमाइन इज एन अमोनिया डेरिवेटिव। तूने अल्कोहल में PCC डाला, एल्डिहाइड बन जाएगा, एल्डिहाइड। तो एल्डिहाइड का अमोनिया डेरिवेटिव के साथ क्या रिएक्शन है? इसका क्या जाता है? O। इसका क्या जाता है? H2। जोड़ दे इसको। तो ये आंसर है बच्चा, CH3 CH2 CH डबल बॉन्ड N CH3 आंसर है इसका। ठीक है। ओके सर। और मैं चाहूंगा, जैसे बोर्ड के पेपर में ना एंड में आंसर नहीं लिखे होते कि तुम अपने आप को मैच कर सको, तो मुझे ऐसे लगता है कि असाइनमेंट में आई शुड नॉट गिव यू राइट आंसर्स, आई शुड ऑलवेज टेक योर टेस्ट। तुम खुद कोशिश करो कि तुम्हें पता होना चाहिए मेरा आंसर ठीक है कि नहीं है। एक आधा कोई डाउट हो किसी का, फिर मुझे कह रहे हैं सारा असाइनमेंट सॉल्व करके भेज दो, फिर तुम क्या सीखोगे अगर मैं सारा असाइनमेंट हर बार सॉल्व करके भेज दूंगा? स्पेंड सम टाइम विद द असाइनमेंट, कोशिश करो। चलो नेक्स्ट क्लास, अब तुम लोगों का टेस्ट है, पढ़ के रखना। टेस्ट तुम्हारा, since you are online, I may take your test on Google Forms or I may send you the question paper, we'll arrange something। बिना पढ़े नंबर नहीं आएंगे, उसकी गारंटी मैं दे देता हूँ। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करते हैं। Thank you, sir. गुड नाइट, गुड नाइट, गुड नाइट, गुड नाइट। Thank you, sir. बाय।